Good afternoon, everyone. Today we will read the next part of our chapter 3, the government. Okay? In this chapter, we read about why do we need a government, what is the importance, and what types of government. There are three types of government: legislative, executive and judiciary. Legislative क्या करती है? Legislature frames rules and executive implements all rules and judiciary administers justice according the rules. ठीक है, ये executive है जो frame करती है rules को, और legislature frame करती है और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी अकॉर्डिंग टू रूल्स जस्टिस करती है. हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? कि रूल्स और रेगुलेशन को एनैक्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हमें अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए बहुत सारे जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं हमको चाहिए, उनके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है. अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है हमने इस चैप्टर में पढ़ा. अब यहाँ पे देखिए, उससे पहले हम देखेंगे लेवल्स: नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. नेशनल लेवल में क्या है? कंसर्निंग द होल कंट्री एंड आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. ठीक है, जो डिसीजन कंसर्न होते हैं पूरी कंट्री से और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो नेशनल लेवल पे हैं. मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग ए पर्टिकुलर स्टेट, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से कंसर्न होंगे वो हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, और किसी सिटी या टाउन या विलेज से रिलेटेड होंगे तो वो लोकल गवर्नमेंट के डिसीजंस होंगे. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. हमने इसमें मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा जिसमें किंग और क्वीन होती हैं, वो ही उन्हीं के पास सारी राइट्स और पावर्स रहते हैं. फिर उसके बाद हमने डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी जिसमें एक ही आदमी हु एंजॉयड all the powers. ठीक है, he has no responsibility towards the citizen. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? उसमें जो लोग हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो उनके लिए काम करता है, उनके बिहाफ पे काम करता है. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. In USA, President Abraham Lincoln had to sacrifice his life in order to abolish slavery. USA में जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया. किसको? स्लेवरी को एबॉलिश, खत्म करने के लिए. अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, democratic government. Hence, in a democracy, it is the people who give power to the government to take decision and enforce law. Democracy is the people. ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर के देते हैं कि वो डिसीजन करे और लॉ को एनफोर्स करे. If they are unhappy with its functioning, they can take back their support and even remove it from power. अगर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश नहीं हैं तो वो अपनी पावर्स को बैक ले सकते हैं और यहाँ तक कि उसको उसकी पावर से हटा भी सकते हैं. India is a democratic country. Democracy was established in India after a long struggle against the British government. पहले आपको पता है कि हमारे देश में 200 साल तक ब्रिटिश ने राज किया, उन्हीं की पावर चलती थी. उसके बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में यहाँ में इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई. देयर आर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड who have struggled for democracy as their form of governance. बहुत सारे ऐसे और कंट्रीज भी हैं जो चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. The movement for democracy was launched in Nepal in April 2006. 2006 में डेमोक्रेसी की मूवमेंट नेपाल में भी लॉन्च हुई. It aimed at regaining control over the government from the hands of monarch or king. वो क्या चाहते थे कि मोनार्क के हाथों से जो भी कंट्रोल है वो ले लिया जाए और वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने. द मोनार्की responded with repressive measures, but people took to the street and defied orders issued by the monarch or king.
The king was forced to concede to all the demands and an interim government was immediately formed. Yes, वहाँ पे जो मोनार्की थे उन्होंने लोगों को बहुत अपने रिप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन लोग क्या थे, सड़क पे उतर आए और उन्होंने उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए जो किंग था उसको फोर्सफुली लोगों की डिमांड को मानना पड़ा और वहाँ पे इमीडिएटली वो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, पीपल एंजॉय वेरियस टाइप ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत सारे फ्रीडम और राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, प्रोफेस द रिलीजियस फेथ ऑफ देयर चॉइस एंड फॉर दैट इवन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब वो क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका रिलीजियस फेथ मतलब जिस धर्म को वो मानना चाहे वो मान सकते हैं, और इवन की क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को अगर वो उससे नाखुश हैं तो। The success of a democracy depends on the participation of alert and vigilant citizen. अब डेमोक्रेसी की सक्सेस किस पे डिपेंडेंट होगी, अगर वहाँ के सिटीजन विजिलेंट होंगे, वो ध्यान रखते हैं। People constantly monitor the activities of the government, thus the government is accountable to the people. अब जो लोग हैं लगातार मॉनिटर करते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को, कि ध्यान रखते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए उनके फेवर के काम कर रही है या नहीं कर रही है। एंड दस द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। इसी तरह से गवर्नमेंट भी लोगों के लिए अकाउंटेबल है, मतलब उनको भी जवाब देना है लोगों को कि वो क्या काम कर रही है। जब लोगों ने उसको इलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट के काम क्या है। पीपल डोंट रूल डायरेक्टली इन अ कंट्री विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग खुद तो रूल कर नहीं सकते, उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना पड़ेगा जो उनके बिहाफ पे रूल करेगा। Countries which are large in size often have a representative democracy in which people elect their representatives to legislature. अब जो कंट्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं वहाँ पे ये तो है ना कि हर एक इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है। वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। वहाँ पे वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा, वो उनके बिहाफ पे रूल करेगा। These representative in turn form the government and govern the country. अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और कंट्री को गवर्न करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी a government based on majority is allowed to take important decision. इस तरह की डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किस पे बेस होती है, मेजॉरिटी पे, कि यानी जिसको मेजॉरिटी पावर होगी वही रूलिंग पावर हो गई। is allowed to take important decision on behalf of all the people and work for their welfare. यानी मेजॉरिटी को ही अलाउ किया जाएगा कि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन को ले और ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, और लोगों के बिहाफ पे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले और उनके वेलफेयर के लिए काम करे। यानी गवर्नमेंट को उनके वेलफेयर के लिए काम भी करना है। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इस तरह के गवर्नमेंट के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देखिए, इसमें क्या होता है, कोई भी सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर से अबव है, ही हैज द राइट टू वोट, उसके पास वोट देने का अधिकार है। ठीक है। These days, the government cannot call itself democratic if it does not allow the right to vote or universal adult franchise to all its citizens at the time of election. आजकल गवर्नमेंट को ना डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक कि वो राइट टू वोट को अलाउ नहीं करेगी। राइट टू वोट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो उसके सारे सिटीजन को एट द टाइम ऑफ इलेक्शन के टाइम पे वो सभी सिटीजन को राइट टू वोट देती है। इट मीन्स दैट द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल एडल्ट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एडल्ट्स, सारे एडल्ट्स को राइट टू वोट है। एडल्ट्स 18 ईयर्स के बाद जो 18 प्लस लोग हैं, सारे एडल्ट्स हैं, उन सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के राइट टू वोट का राइट है उनके पास। वुमेन वर गिवन वोटिंग राइट मच लेटर देन द मैन इन मोस्ट कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा था कि केवल मैन को ही राइट टू वोट दिया गया, बहुत सारी औरतों को बाद में दिया गया।
Traditionally, division of labor within the families had been such that men were expected to go out home and earn livelihood for the family. आमतौर पे पुराने टाइम से क्या चलता आ रहा है कि फैमिली डिवीजन होता आ रहा है कि आदमी के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर से बाहर जाएगा, पैसे कमा के लाएगा, फैमिली चलेगी उससे. While women were expected to look after the household affairs, जबकि औरतों को किसी भी दूसरे मैटर्स में नहीं डाला जाता है, वो घर के काम करेंगी. उनके लिए यही पुराने टाइम से यही चला आ रहा है. It was also believed that since man had greater social interaction, they would be better informed about the affairs of the nation. जैसे ये माना जाता है कि जब से मैन के पास में ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होने लगा है, वो एक दूसरे से मिलने लगा है, तो वो नेशन के अफेयर्स के बारे में उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने लगी है. एंड हैंस मोर कैपेबल दैन वुमेन, और वुमेन के कंपैरेटिवली मोर कैपेबल हो गया है. द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लीव नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. The universal adult franchisee leave no space for discrimination on the basis of their religion, race, caste and sex. अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो राइट है उसमें किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए जगह नहीं है. किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेस पे, और यहाँ आप मेल हैं या फीमेल के बेस पे. यानी आप चाहे मेल है, फीमेल है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप सबके पास राइट टू वोट है अगर आप 18+ हैं तो. दिस reinforces one's faith in democracy which treats everyone on an equal basis. अब इससे क्या हुआ कि reinforce हो गए उनके फेथ, उनका विश्वास हो गया डेमोक्रेसी में कि वो सब इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. यहाँ पे देखिए, in India, universal adult franchisee means that all adults who have attained the age of 18 years in the country are entitled to vote. यानी 18 ईयर से जिनकी एज 18 ईयर है वो वोट दे सकते हैं. They have the right to vote. But in the past, only a few people voted at the time of election. They were a few men. लेकिन पास्ट में क्या होता था, कुछ ही लोग वोट देते थे इलेक्शन के टाइम पे, कुछ आदमी ही देते थे. Who were educated and had property, जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी. Women and poor were not allowed to participate in the election. जो वुमेन थी और जो गरीब थे उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था. Later on in the 19th century, reforms were introduced to give the right to vote all the adult peoples. इसके बाद 19th सेंचुरी में सब लोगों को राइट टू वोट मिल गया. The British women were however not allowed to vote. ब्रिटिश वुमेन को भी वोट के लिए अलाउ नहीं किया गया था. They waged a long struggle to get the right to vote. उन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है राइट टू वोट के लिए. In comparison to the origin of democracy, the women in England were given this power much later. डेमोक्रेसी के ओरिजिन में इंग्लैंड में भी वुमेन को ये पावर काफ़ी बाद में मिली है. दे हैड टू ऑर्गेनाइज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी. उनको भी इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करना पड़ा, यानी विरोध करना पड़ा. दीज प्रोटेस्टर्स वर नॉन एज सफ्रेजेट्स. इन जिन्होंने भी जो इंग्लैंड में प्रोटेस्ट किया था, इन प्रोटेस्टर को क्या बोला जाता था? सफ्रेजेट्स. इन ब्रिटेन दिस मूवमेंट बिगेन इन 1870s. ठीक है, ब्रिटेन में ये मूवमेंट 1870 में स्टार्ट हुई. 3 मिलियन वुमेन साइंड ए पेटिशन डिमांडिंग द राइट टू वोट. 3 मिलियन लोगों औरतों ने साइन किया था कि उनको भी राइट टू वोट चाहिए. दिस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर अंडर द लीडरशिप ऑफ एमलिन पैंखर्स्ट फाइनली इन 1928. ये इनकी लीडर कौन थी? एमलिन पैंखर्स्ट. Finally, in 1928, women were given the right to vote in Britain and were treated at par with men. Finally, 1928 में जाके उन लोगों को right to vote मिला, जैसे कि मैन को मिलता है. ये देखिए, सफ्रेजेट मूवमेंट है.
In 1848, the same suffragette movement started in America, while in Britain this movement began in 1870. ठीक है, 48 में यही सफरेजेट मूवमेंट अमेरिका में शुरू हुई, जबकि ब्रिटेन में 1870 में शुरू हुई. Later this movement spread in many other countries. As a result, women got the right to vote in New Zealand in 1893. यहाँ पे देखिए डिफरेंट ईयर हैं जिसमें वुमेन को राइट टू वोट कब कब मिला. 48 में अमेरिका में, ब्रिटेन में 1870 में, और न्यूजीलैंड में 1893 में न्यूजीलैंड में मिली वुमेन को राइट टू वोट, ऑस्ट्रेलिया इन 1902 एंड यूएसए इन 1920. फ्रांस gave women right to vote in 1945. It is to the credit of India that the first general election held in the country in 1952. हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो 1952 में हेल्ड हुए थे, पर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. और वो किसके ऊपर बेस्ड थे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर ही बेस्ड थे. टुडे वुमेन फाइट फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर. आज भी जो वुमेन है बहुत फाइट कर रही हैं अपनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए. द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी. अब डेमोक्रेसी का बेस क्या है? इक्वालिटी, यानी वी ऑल आर इक्वल. एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ट्रूली एड्स मीनिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को मतलब एक और मीनिंग देती है कि अगर सबको इक्वली वोट करने का राइट है तो इट मीन्स इक्वालिटी है ना नेशन के अंदर, तभी तो है. कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड यूएसए फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड. कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका और यूएसए हैं, उनमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जिसको अपार्थाइड मूवमेंट भी बोला जाता था, मतलब रंग का भेदभाव ब्लैक और वाइट के बीच में. The black people of any country were tortured and discriminated by the whites. अब जो उस कंट्री के जो ब्लैक लोग थे उनको टॉर्चर किया जाता था, यहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट के थ्रू. अपार्थाइड इन अफ्रीकन्स, द लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ अफ्रीका, मीन्स अपार्थनेस और सेपरेटनेस. यानी अपार्थाइड का मतलब है सेपरेटनेस, अलग रखना. दिस इज द नेम ऑफ द पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन practiced by the governing white minority population over the non-white majority population. अब ये इस पॉलिसी का नेम दिया गया था रेशियल सेग्रीगेशन, जिसमें वाइट माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो नॉन वाइट मेजॉरिटी लोग थे उनको दबाती थी, यानी उनको इक्वल राइट नहीं देती थी. द ब्लैक पीपल वर डिनाइड द राइट टू वोट. अब देखिए यहाँ पे उनको राइट टू वोट डिनाई था, नहीं देने दिया जाता था. टू ट्रैवल एंड मिक्स अप विद द वाइट पीपल. ट्रैवलिंग करने में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वाइट पीपल के साथ मिक्सअप भी नहीं किया जाता था. इन ट्रेन्स सेपरेट कोचेज वर रिजर्व्ड फॉर द वाइट पॉपुलेशन. अब इवन ट्रेन में भी वाइट लोगों के लिए अलग कोचेज थे और ब्लैक लोगों के लिए अलग कोचेज थे. दस द बेस्ट फैसिलिटीज वर अवेलेबल ओनली टू द वाइट. यानी वाइट को सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक को इन्फीरियर. जितनी भी बेटर फैसिलिटीज थी वो सारी वाइट पीपल के पास, और जितनी भी और जो ब्लैक थे उनके साथ बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं थी और डिस्क्रिमिनेशन होता था. टू फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, नेल्सन मंडेला अंडर द सुपरविजन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट. यानी इस अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट करने में नेल्सन मंडेला ने अंडर द सुपरविजन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सुपरविजन के अंडर एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट शुरू की उन्होंने. ये है, हियर इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला. देखिए इन्होंने अपना पूरा लाइफ लगा दिया इस मूवमेंट के लिए. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका. बहुत स्ट्रगल की इन्होंने, इसके मतलब काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद में ये इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. उससे पहले कभी भी ब्लैक को ये पावर नहीं दी गई थी. द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड बॉट इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जो अपार्थाइड के अगेंस्ट जो मूवमेंट थी, इसने डेमोक्रेसी के अंदर एक नई स्पिरिट ला दी, सच्ची स्पिरिट.
The General Assembly and the Security Council declared the apartheid policy as inhuman against the Charter of the UN. जो जनरल असेंबली थी और सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने अपार्थाइड पॉलिसी को इनह्यूमन और अगेंस्ट द चार्टर ऑफ यूएन बता दिया. Apartheid was termed by the UN as crime against humanity and the dignity of mankind. अब अपार्थाइड को क्या बोला गया कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक ये क्राइम है, यानी हम सब इक्वल हैं, कोई भी अपार्थाइड नहीं है, और इसको अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड भी बोला गया. नाउ वी विल रीड द इंपॉर्टेंट टर्म्स. Constitution, the supreme law of the country. Government, an institution which runs the administration of the country and takes policy decisions. यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेती. लेजिस्लेचर, द बॉडी विच मेक्स लॉ. एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, द बॉडी विच इम्प्लीमेंट्स लॉ. ये जो लेजिस्लेचर है लॉ को बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी सेटल डिस्प्यूट और सेफगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके अकॉर्डिंग जस्टिस करती है. एब्सोल्यूट, कंप्लीट. प्रोसेशन, मार्चिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर अ कॉमन कॉज. यानी किसी भी कॉमन कॉज के लिए किसी भी लोगों का ग्रुप जो मार्च करता है उसको प्रोसेशन बोलेंगे. सफ्रेजेट्स, वुमेन एक्टिविस्ट हु एजिटेटेड फॉर विनिंग राइट टू वोट. सफ्रेजेट्स वो औरतें थी जिन्होंने वो वुमेन एक्टिविस्ट थी जिन्होंने राइट टू वोट के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, द राइट टू वोट गिवन टू ऑल एडल्ट्स अबव 18 ईयर्स और मोर. यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसको बोलेंगे कि 18 ईयर्स और उससे ऊपर के लोगों को राइट टू वोट दिया जाए. So student, our chapter is completed. Okay, hope you understand this chapter very well.